Assalamu alaikum. It's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. We are starting our lesson 10, the self. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एम्स क्या है, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ सब्जेक्ट, कि जब हम एज अ सब्जेक्ट है तो तब हमारा सेल्फ क्या है, और जब हम एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं तो तब हमारा सब सेल्फ क्या है या ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस क्या है। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम इसमें सेल्फ अवेयरनेस की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस के रिजल्ट्स क्या होते हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे सेल्फ के कॉन्सेप्ट को जर्नल राइटिंग से, हम सेल्फ रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे एज एन एक्टिविटी ऑफ आई। ठीक है, यानी कि हम आई जो है उसको उसकी एक्टिविटी को जो है वो समझेंगे, हम सेल्फ स्कीमास को डिस्क्राइब करेंगे और हम जेंडर स्कीमास में जो डेवलपमेंट होती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह कल्चर जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर जो है शेप करती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो कोई भी इनबॉर्न चीज नहीं है कि जिससे हम, मतलब जब हम पैदा हुए तो हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी। एक बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो वो भी अपने आप से अवेयर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमने 9 to 12 मंथ्स इन्फेंट की बात की, अगर कोई भी बच्चा अपने आप को शीशे में देखता है, ठीक है, अपना मिरर इमेज लेता है, तो वो जो मिरर में वो चीज देख रहा होता है वो समझता है कि वो कोई और पर्सन है, यानी वो अपनी ही मिरर इमेज को देखकर उसे किसी और की मिरर इमेज समझता है, उसे समझता है कि कोई और वहां पर खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो अपनी इंटरनलाइज्ड आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर ही वो अपनी एक्सटर्नल मिरर इमेज को समझते हैं। इन्फेंसी के बाद की जो लेटेस्ट स्टेज आती है वो क्या होती है कि उसमें एक बच्चा जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, अपने आप को एक सेपरेट इंडिविजुअल समझता है। 18 मंथ्स का जब वो हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने आप को एक सेपरेट इंडिविजुअल समझना शुरू करता है। वो उसके अंदर जो है वो ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, उसके अंदर स्पिंडल सेल्स जो हैं, जो इंटीरियर सिंगुलेट उसके अंदर डिवेलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो स्पिंडल सेल्स होते हैं जो जिनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जो कि जब वो पैदा हुआ है या जब एक चाइल्ड की बर्थ होती है तो उस वक्त जो है उसका इंटीरियर सिंगुलेट नहीं प्रेजेंट होता, तो उसके अंदर जो है वो स्पिंडल सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 18 मंथ्स या अराउंड 18 मंथ्स। ठीक है, और फिर वो अपने आप को एक सेपरेट इंडिविजुअल जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो चीज़ों को समझता है। ठीक है, उसके बाद हम चाइल्डहुड की बात करते हैं। तो चाइल्डहुड में एक पर्सनल क्वालिटीज बच्चे को पता लग जाती हैं कि उसकी पर्सनल क्वालिटीज क्या हैं, उसकी एबिलिटीज क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसे आती हैं। ठीक है, एडोलसेंस में हम अपने आप को बहुत क्रिटिकली देखना शुरू कर देते हैं। आप अपने लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं उनको अपने आप, अपने इंटरेस्ट, अपनी हर चीज को देखकर अपने लाइफ डिसीजंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो एडोलसेंस में जो बच्चा है वो क्रिटिकली जो है अपने सेल्फ को देखता है। मिडिल और लेट एडल्टहुड की जो स्टेज होती है इसमें हमारा जो सेल्फ है वो कॉन्टिन्यूली चेंज होता है। ठीक है, हम जनरल नहीं रहते, मतलब सॉरी, हम जनरल हो जाते हैं, ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं रहते। ठीक है, हम मतलब बहुत ज्यादा चीजों पर या लार्ज स्केल, जैसे कहते हैं ना हम लार्ज स्केल, तो लार्ज स्केल की बात नहीं करते, हम एक्सटेंसिव नहीं जाते, हम जनरल हो जाते हैं। मिडिल और लेट हुड में जो हमारा सेल्फ है वो चेंज होता है, हमारा सेल्फ जनरल हो जाता है, एक्सटेंसिव नहीं रहता। ठीक है, और जैसे मैंने एडोलसेंस की बात की, तो एडोलसेंस में हमारा जो सेल्फ है वो जितने भी हम डिसीजंस बना रहे होते हैं हम अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्फ है वो हमारी बेसिस बन जाता है हमारे हर लाइफ डिसीजन की। और जब मिडिल और लेट एडल्टहुड आता है तो हमारे सेल्फ में और चेंज आता है, दो जनरली नॉट एज एक्सटेंसिवली, यानी कि जो चेंज आ रहा है वो जनरल आ रहा है, वो बहुत एक्सटेंसिव या बहुत बड़ा चेंज नहीं आता हमारे सेल्फ में। ठीक है, जो इन्फेंसी से एडल्टहुड तक जितना मेजर चेंज आना होता है वो आता है। लाइक हम बात करते हैं कि जो है वो
18 ईयर्स तक कोई बच्चा है तो उसकी आदत चेंज हो सकती है, उसका सेल्फ चेंज हो सकता है, उसके बाद कोई एक्सटेंसिव चेंज नहीं आ सकता, कोई बहुत बड़ा चेंज एक पर्सन में नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस की। तो हम बात कर रहे थे इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस की। इसमें आता है सबसे पहले इंटेंसिफिकेशन ऑफ इफेक्ट। इंटेंसिफिकेशन जैसे वर्ड्स से हम इस वर्ड से इंटेंसिफिकेशन से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज बहुत इंटेंस हो गई है, ठीक है, उसका इंटेंस इफेक्ट आ रहा है। तो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम अपने आप के बारे में प्राइवेटली, हम अपने आप के बारे में अवेयर होने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत बढ़ जाती है। लाइक आप अकेले बैठकर अपने आप के बारे में अवेयर होते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर जितनी भी फीलिंग्स आ रही हैं वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर आप जो है वो समझ रहे होंगे उसे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है वो प्राइवेटली सेल्फ अवेयर हो रहा है, ठीक है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी चीज के बारे में बहुत ही खुश हो जाए जबकि वैसी चीज प्रेजेंट ही नहीं है या होगी ही नहीं, या किसी चीज के बारे में वो बहुत ही सैड हो जाए, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाए जबकि वैसा कुछ भी इवेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ इफेक्ट। तो ये इफेक्ट जो है वो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस का पहला इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, हमारे जो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं वो और ज्यादा क्लियर और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जब हमारे प्राइवेट इवेंट ज्यादा क्लियर और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो हम जो है उनको इजीली रिपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि हम प्राइवेटली हमारे जितने भी इवेंट्स हैं वो हम मतलब हमारे अंदर जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, वो जब हमारे क्लियर हो गए हैं, डिस्टिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो अब हम उनको अपनी एबिलिटी से रिपोर्ट कर सकते हैं, या हम उनको रिपोर्ट करने की जो एबिलिटी है हमारे अंदर उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि अब हमारा विजन क्लियर हो गया है, हम डिस्टिंक्ट कर लिया है हमने अपने इवेंट्स को, तो इसलिए हमारी जो वो एबिलिटी है रिपोर्ट करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर एडहेरेंस टू पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। जैसे कि इस वर्ड्स से पता चल रहा है कि हमारे जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, यानी कि जो हम पर्सनली चाह रहे होते हैं, हम उन चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, हम वो ज्यादा करना चाहते हैं। लाइक यू आर मोर लाइकली टू एक्ट इन लाइन, यानी कि आप अपने पर्सनल बिलीव्स, जो आपके पर्सनल बिलीव्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग ज्यादा परफॉर्म करना चाहेंगे एज कंपेयर टू कि आपका सोशल प्रेशर आपको क्या कहता है, आपकी सोसाइटी आपको क्या कहती है। आपका जो पर्सनल बिलीफ है आप उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट या परफॉर्म करना चाहेंगे। इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस का सबसे पहला इफेक्ट होता है अवेल्युएशन एप्रीहेंशन का। अवेल्युएशन फियर, एप्रीहेंशन का मतलब होता है फियर या आपके अंदर एंजाइटी होना, ठीक है, तो अवेल्युएशन एप्रीहेंशन यानी कि अवेल्युएशन का फियर, आप जो है वो एक बहुत ग्रेटर फियर एक्सपीरियंस करते हैं जब आपको ये पता लगता है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन है या सब आपकी तरफ अटेंटिव है। ठीक है, तो आपके अंदर एक आप बहुत ज्यादा फियर जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि जो पब्लिक की क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, वो उसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटकम्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव आउटकम्स लाती है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव आउटकम्स लाती है। कि जब लोग जो है वो क्रिटिकली चीजों को क्रिटिकली एक पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक पर्सन जो बहुत शाय है या जो बहुत फेयरफुल है, ठीक है, उसको उसके लिए नेगेटिव आउटकम होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा। ठीक है, और जो कॉन्फिडेंट है उसके लिए पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है।
सेकंड इफेक्ट पब्लिक अवेयरनेस का होता है कि आप टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम हो जाती है, ठीक है, मतलब नॉट परमानेंट बट अ टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम तब होती है जब हमने जो एक आइडियल सेल्फ बनाया हुआ था और हमारा जो एक्चुअल पब्लिक सेल्फ बन गया, उन दोनों में जब बहुत ज्यादा, मतलब एक्चुअल जो हमारा पब्लिक सेल्फ है और जो हमने आइडियल पब्लिक सेल्फ बनाया हुआ था, जब उनके अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी यानी कि डिफरेंस आ जाता है, तो हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो टेम्परेरी लॉस हो जाता है। यानी कि इसी की वजह से हम जो है वो जब भी हम, फॉर एग्जांपल जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, अब अगर वो प्रेजेंटेशन हमारी बुरी हो गई है और हमारा वैसे एक सेल्फ इमेज क्लास में बहुत अच्छा था और हमारी प्रेजेंटेशन बहुत बुरी हुई है, तो वो जो डिफरेंस आया हमारी उस प्रेजेंटेशन में और हमारा जो सेल्फ इमेज था, तो उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया, जिसकी वजह से हम जो है वो बैड फील करते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, तो हम जो है वो सेल्फ एस्टीम लूज कर देते हैं। सेल्फ एस्टीम एक्चुअली में हमारी अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस होता है। तो जब हम फेल कर जाते हैं या जो हमारा हमने आइडियल सेल्फ बनाया होता है वो पब्लिक सेल्फ से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर जाता है, तो हमारे अंदर जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाती है, हम उसे लूज कर देते हैं। देन आती है ग्रेटर एडहेरेंस टू सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि हम जो सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, हम उनके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करते हैं, हमारा उनकी तरफ ज्यादा एडहेरेंस होता है। तो इसमें यानी कि एक पब्लिक सेल्फ अवेयर पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर एक कंफर्मिटी बहुत ज्यादा होगी। कंफर्मिटी यानी कि आप जो है वो दूसरे लोग जो चाहते हैं उसी तरह आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी लोग एक जगह पर प्रेजेंट हैं उन सबका एक जैसा सिमिलर बिहेवियर होना कंफर्मिटी कहलाता है। तो जो पब्लिक है वो एक पब्लिक सेल्फ अवेयर पर्सन से ये एक्सपेक्ट करती है कि उसके अंदर कंफर्मिटी बहुत हाई हो, वो जैसा लोग चाहते हैं, जैसा लोग करते हैं, वो वैसा ही करें, ठीक है। एज फार एज कंपैरिजन बिटवीन पर्सनल एंड पब्लिक सेल्फ अवेयर आर कंसर्न्ड, यानी कि जब हम पर्सनल और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के कंपैरिजन की बात करते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लोग जो है वो मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने में, ठीक है, मतलब उनका वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ अपने पर्सनल गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि कुछ जो है वो ये बिलीव करते हैं कि एक पर्सन जो है वो अपने सोशल ग्रुप को रिफ्लेक्ट करता है, और ये दोनों बातें ही अपनी अपनी जगह पर, ठीक है, वो ये बातें ठीक है, अपनी अपनी जगह पर ये बातें ठीक है। एक लिमिटेड फैशन में अगर इन दोनों बातों को कहा जाए तो ये बातें ठीक है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस एज अ पर्सनालिटी ट्रेट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो आते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों आते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन में? ऑब्वियसली हर पर्सन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है, हम सबका जो माइंडसेट है, हम सबके बिलीव्स हैं, हम सबकी एबिलिटीज डिफरेंट है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, और सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं सेल्फ अवेयर होने की, तो कुछ लोग जब सेल्फ अवेयर होते हैं तो उनका जो फोकस होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, मगर कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है? यानी कि अपनी थॉट्स को समझना, अपने बिहेवियर्स को बहुत क्रिटिकली देखना कि मेरे बिहेवियर्स कैसे हैं, वैसे हैं जैसा मैं चाहता हूँ। अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गो का जो फोकस है वो टेम्पररी होता है। तो वो लोग जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस में इंगेज होने को अपनी हैबिचुअल टेंडेंसी बना लेते हैं, यानी कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस को अपनी आदत बना लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस,
ठीक है। प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है कि आप अपने प्राइवेट एस्पेक्ट्स हैं जो आपके सेल्फ के, आपके जो कुछ प्राइवेट एस्पेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ आपको पता होते हैं, उनके बारे में अवेयर होना जो है वो प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। और पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है कि आपकी टेंडेंसी कि आपका जो पब्लिकली डिस्प्लेड रिस्पेक्ट है, आप उसके बारे में कितना अवेयर है, वो जो टेंडेंसी है वो पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस में आती है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस के? तो हमारा जो सेल्फ डिस्क्लोजर है, यानी जब आप खुद को जानते हैं, आप अपने कॉन्शियस के बारे में, आप अपने सेल्फ के बारे में अवेयर होते हैं, तो आप अपना सेल्फ डिस्क्लोजर करते हैं। आप अपनी हर चीज किसी को दिखाते नहीं हैं, तो ये चीजें जो हैं वो रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती हैं। आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर कम इफेक्ट पड़ता है। अब फिजिकल हेल्थ पर कम एडवर्स इफेक्ट कैसे पड़ता है? यानी आपको अपने बारे में आप इतना अवेयर हैं कि आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, अपने अंदर फील होती है, इलनेस या साइंस देखते हैं तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी लेस एडवर्सली इफेक्ट होती है। अब उस प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, ये नेगेटिव्स क्या हैं? तो जब आपकी हिबिचुअल टेंडेंसी बन जाती है, ठीक है, कि आप आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो आपकी हिबिचुअल टेंडेंसी बन जाती है, तो वो डिप्रेशन भी कॉज कर सकती है, वो आपके अंदर न्यूरोटिसिज्म भी कॉज कर सकती है। डिप्रेशन किस तरह कॉज कर सकती है? कि जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा नोटिस करना शुरू कर देते हैं, आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होना शुरू कर देते हैं, तो आप मे बी कुछ लोग ऐसे हों कि जैसा वो चाहते हैं वो वैसे ना हो। तो जब वो अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे तो उनके अंदर एक डिप्रेशन कॉज होगा कि जैसा वो चाहते हैं वैसे वो नहीं है। ठीक है, और न्यूरोटिसिज्म एक ऐसी ट्रेट है, ठीक है, जिसमें आप क्रॉनिक अनहैप्पीनेस फील करते हैं। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म होता है अपने आप को, न्यूरोटिक यानी कि आप जो है वो हाईली अनस्टेबल हैं। ठीक है, तो जब आप हाईली अनस्टेबल लोग जो होते हैं या जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। वो कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, कभी बहुत ज्यादा सैडनेस फील करते हैं। ठीक है, उनकी इस तरह की ट्रेट होती है। तो एक डिबेट भी चलती रही काफी अरसा कि प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो एक पर्सन को, वो किसी भी पर्सन को बेटर बना देती है। और कुछ लोग ये कहते थे कि सम मतलब कुछ लोग इस बात के बारे में कहते थे कि हाँ, ये एक पर्सन को एक अच्छा पर्सन, एक बेटर पर्सन बना देती है। हाउएवर कुछ ये कहते थे कि ये फीलिंग या खुद के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होना किसी को क्रेजी भी कर सकती है। ठीक है, तो स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस में इंगेज होना है, जब वो कम होता है तो इन डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज, सॉरी, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो मतलब स्टडीज ने ये सजेस्ट किया कि आप सेल्फ अवेयरनेस में इंगेज होना कम कर सकते हैं जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज में जो है वो का पार्ट बनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब लोग परफॉर्म करते हैं और वो उनकी एक्सपेक्टेशंस से कम होती है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी नहीं उतरती, तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है, और वो अगर वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए या वो अपने आप अपने प्राइवेट सेल्फ पर बहुत ज्यादा अटेंशन दें, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंटेंसिफाई कर देती है किसी के इमोशनल रिएक्शंस को। स्टडीज ने ये भी सजेस्ट किया कि सेल्फ अवेयरनेस को रिड्यूस करना बाय इंगेजिंग इन डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप अपने आप से अटेंशन हटाते हैं, तो ये आपकी वेलबींग को इम्प्रूव करता है। जैसे आप टीवी देखें, आप गेम्स खेलें,
चलें, गार्डनिंग करें, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लें, तो आप जो है वो अपने आप से जब हटते हैं, अपने आप से अवेयर होने से थोड़ा सा हटते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो हम ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि किस तरह लोग हमें जज कर रहे होंगे। मोर कंफर्मिंग टू ग्रुप नॉर्म्स, के ग्रुप के नॉर्म्स क्या हैं तो हम उसी तरह परफॉर्म करेंगे। हम जो जितनी भी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस होती हैं, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। सेल्फ रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे सेल्फ का, जो एसोसिएट करता है आई एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ से, ठीक है। इस कोर्स में ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, मतलब हम जब अपना रोजमर्रा की लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो हम बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज जो है वो हमारी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। बट वी हैव टू समटाइम कॉन्शियसली कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कुछ चीजें जो है वो हम कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ चीजें जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो हमारी हैबिट बन जाती हैं। तो खुद को कंट्रोल करना, ठीक है, और लॉट ऑफ कॉग्निटिव एफर्ट एक्सर्ट करना कि हम किसी चीज को अपनी हैबिट ना बनाए, ठीक है। तो वो जो एफर्ट आप पुट करते हैं, कॉग्निटिव एफर्ट आप पुट करते हैं, अपने कॉन्शियस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने एक्शंस को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। इसलिए हमें प्रोवाइड करती है ये कैपेसिटी, यानी कि ये हमारे अंदर एक ऐसी कैपेसिटी पैदा करती है कि हमें कोई स्मॉल रिवॉर्ड मिला है, तो हम उस स्मॉल रिवॉर्ड की खुशी में ना रहें, हम उससे ज्यादा अटेन करने की कोशिश करें। तो जो सेल्फ रेगुलेशन है वो हमारे अंदर ये कैपेसिटी बिल्डअप करती है, ठीक है। उसके बाद स्टडी हुई, स्टडी ऑफ शोदा एट ऑल 1990 में, जिन्होंने ये बताया कि जो सर्वाइवल वैल्यू ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बताई उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि वो लोग जो छोटे होते अपनी ग्रेटिफिकेशन, यानी कि अपनी हद मतलब किसी छोटी सी चीज पर बहुत ज्यादा खुश हो जाना, जब उसको डिले करना लर्न कर लेते हैं, वो अपनी लेटर लाइफ में अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब कि जब एक चाइल्डहुड का मतलब कोई भी इंसान जब अपनी ग्रेटिफिकेशन को, यानी कि वो समझता है कि उसने हर एक चीज, एक रिवॉर्ड उसे मिला है, वो हद से ज्यादा खुश हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ में आगे और मूव करना ही नहीं चाहेगा, वो और कुछ हासिल करना ही नहीं चाहेगा। तो वो बच्चे जो अपनी चाइल्डहुड में ही ग्रेटिफिकेशन को डिले करना सीख जाते हैं, वो अपनी लाइफ में एडजस्ट अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल थ्योरी की। तो टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स टोटी, वी टेस्ट अस अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यानी कि हम अपना सेल्फ कंट्रोल को जब हम अपने सेल्फ कंट्रोल को या अपने आप को जब टेस्ट करते हैं, तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो टेस्ट करते हैं। यानी जब भी हम अपने आप को टेस्ट करते हैं, तो हम किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अपने आप को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें लगता है कि हम उस स्टैंडर्ड से थोड़ा फॉल कर रहे हैं, तो हम अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड फेज वी टेस्ट अस अगेन, फिर हम अपने आप को दोबारा टेस्ट करते हैं।
और जब हम अपने आप सेकंड फेज में हम अपने आप को टेस्ट करते हैं, और जब हम हमारे अंदर हमारे जो बिहेवियर्स हैं और जो स्टैंडर्ड्स हमने रखे हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने आप को टेस्ट कर रहे थे, जब उनके अंदर बहुत कम डिफरेंस रह जाता है तो हम खुश हो जाते हैं और हम एग्जिट कर जाते हैं कि अब हम हमें जो जैसा हम अपने आप को खुद चाहिए थे वैसे हम बन जाते हैं, तो फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं इमोशनल consequences ऑफ नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड। जब हमने स्टैंडर्ड मीट नहीं किया तो उससे हमारे इमोशनल consequences क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होता है कि हमने एक स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया। तो सेल्फ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। और सेल्फ डिस्क्रिपेंसी क्या है? सेल्फ डिस्क्रिपेंसी इसे कहते हैं कि हमने जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट समझा था या जो हमारा आइडियल सेल्फ था और जो दूसरे हमें समझते थे, ठीक है, उनमें जो डिस्टेंस या जो डिफरेंस आ जाता है उसे हम सेल्फ डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। ठीक है, कि हमारा आइडियल सेल्फ क्या था, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या था और दूसरे हमें क्या सोचते थे, वो होती है सेल्फ डिस्क्रिपेंसी। और डिस्क्रिपेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हाइजेंस ने कहा था 1987 में, डिजेक्शन रिलेटेड इमोशंस। ठीक है, डिजेक्शन यानी कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन विद आइडियल सेल्फ, यानी कि हम फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वॉज मोर फिजिकली अट्रैक्टिव। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि काश के मैं ज्यादा अट्रैक्टिव होता, फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टिव होता, तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। तो वो होती है डिजेक्शन, यानी कि आप खुद को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो रिजेक्शन जो है वो हमारी एक सैडनेस से रिलेटेड इमोशंस होते हैं जिसमें हम फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस फील करते हैं अपने आइडियल सेल्फ के बारे में, कि हम वैसे नहीं हैं जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, और हम एगिटेशन होती है, एगिटेशन रिलेटेड इमोशंस होती हैं जो कि एंजाइटी होती है, गिल्ट होती हैं, जो डिस्क्रिपेंसी के रिजल्ट में अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड हेल्प माई फैमिली विद मोर मनी बट आई कांट, यानी कि जैसा हम चाहते थे, ठीक है, वैसा हम नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से जो गिल्ट आता है, जो एंजाइटी पैदा होती है, वो एगिटेशन रिलेटेड इमोशंस होते हैं। उसके बाद आती है सेल्फ रेगुलेशन फेलियर। जब हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारी सेल्फ रेगुलेशन को कम कर देते हैं। सेल्फ रेगुलेशन फेलियर, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो हमारी सेल्फ रेगुलेशन को कम कर देते हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल, आप डाइट कर रहे हैं और आप डिप्रेस्ड हैं और आप दोबारा से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो जो आपका गोल था आप उसे अचीव नहीं कर सके। ठीक है, उसके बाद किसी भी गिवन टाइम में हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है जिससे हम सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हर एक्सरसाइज जो है वो फिर इस एनर्जी को डिप्लीट कर देती है, कम कर देती है। जब भी आप किसी एक एक्टिविटी पर एक्सरसाइज करते हैं और उस पे सेल्फ रेगुलेशन एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद उसी उससे अनरिलेटेड एक्टिविटी पर आप सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो मिस्टर एटॉल ने 1998 में कहा कि सेल्फ रेगुलेशन को मेंटेन करना किसी एक टास्क पर, ठीक है, वो उसे मुश्किल बना देता है कि उसके बाद उस टास्क से अनरिलेटेड टास्क है कोई, आप उस पर भी सेल्फ रेगुलेट करें तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसने ये कंक्लूड किया कि एक्सर्शन ऑफ सेल्फ कंट्रोल कॉजेज अ सब्सिक्वेंट डिक्लाइन इन एक्टिविटी, कि आप जब एक दफा सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद आपकी एक्टिविटी में एक डिक्लाइन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते थे पार्टी पर जाना, आप नहीं गए बिकॉज ऑफ योर एग्जाम,
और उसके बाद आप अपने आपके जो आपके ब्रदर ने काफी नॉइस क्रिएट की, ठीक है, इन इवनिंग, लेटर इन इवनिंग, और आप जो है वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सके, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। किस लिए हुआ? कि आपने पहले सेल्फ रेगुलेशन कर ली, एग्जाम्स की वजह से आप नहीं जा पाए, बट वो जो बाद में सेल्फ रेगुलेशन करनी थी वहां पर आप नहीं कर सके। हेंस तो एक्सर्शन ऑफ सेल्फ कंट्रोल कॉजेज अ सब्सिक्वेंट डिक्लाइन इन एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हम सेल्फ स्कीमास की बात करते हैं। स्कीमास जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, दे आर हाउ नॉलेज अबाउट अस इज ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी। स्कीमास क्या होते हैं? हमारा हमारे बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये स्कीमास। ठीक है, ये हमें बताते हैं या हमारे अंदर हमारे बारे में किस तरह जो है वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हुई भी है, किस तरह हम अपने आप को किस तरह हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेटाफर में स्कीमास क्या है? द सब्जेक्टिव सेल्फ, आई को हम स्कीमा कहते हैं। आई कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव सेल्फ, मी। इन अदर वर्ड, स्कीमास आर द डाटा एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के मेटाफर में बात करें तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो स्कीमास होते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव सेल्फ की बात करते हैं तो उसमें आई आता है और ऑब्जेक्टिव सेल्फ का मतलब होता है मी। ठीक है, तो स्कीमा एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है। किसी भी स्टिमुलस के बारे में हम किस तरह, किसी भी स्टिमुलस के बारे में जो हमारी नॉलेज होती है या हम उससे उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा स्कीमा होता है। ठीक है, स्कीमा एक्चुअल में क्या है? इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, कि आपको आपको एक चीज के बारे में पहले से नॉलेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, ठीक है, और उसके बारे में आप उस ग्रुप को नापसंद करते हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिली कि आपको वो ग्रुप अच्छा नहीं लगता, तो वो जो आपने स्कीमा डेवलप किया है, ठीक है, वो एक एक स्कीमा आपने डेवलप किया है कि आपको आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली और आपको अब वो ग्रुप पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो आपका स्कीमा है जो आप चेंज नहीं होगा, या आप चेंज करना चाहेंगे तो चेंज होगा। ठीक है, द टर्म स्कीमा हैज बीन बोरोड फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, स्कीमास जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे एक्सपीरियंस पर बेस करता है। ठीक है, कि हमने एक चीज एक्सपीरियंस की है तो अब हम उसके बारे में स्कीमास बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सीनियर्स जो है, फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं किसी सेमेस्टर में, और आप से पहले जिन्होंने पढ़ा है आप उनसे पूछते हैं कि ये टीचर कैसा था, कैसा पढ़ाता था या कैसी मार्किंग करता था, तो वो आपको कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल मार्किंग करते हैं, जबकि आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। तो हर पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है और उसी पर हमारे स्कीमास जो है वो बेस करते हैं। वी कैन हैव स्कीमास अबाउट थिंग्स, पीपल्स एंड इवेंट्स। ठीक है, हम सेल्फ स्कीमेटिक भी होते हैं, हम स्कीमेटिक होते हैं कुछ चीजों की तरफ, कुछ स्पेसिफिक चीजों की तरफ, जो क्वालिटीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, हम उनकी तरफ सेल्फ स्कीमेटिक होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट वो चीजें जो सेंट्रल नहीं होती, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, हम उनकी तरफ भी स्कीमेटिक होते हैं। यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है, योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर नीचे 14 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। ठीक है, इनको आपने रीड आउट करना है, इनसर्कल करना है। जो आपको जो आपको लगता है कि आप वैसे हैं, ठीक है, तो आपने उनको सर्कल करना है, और सेंट्रल टू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स में आपको क्या लगता है कि आप के अंदर कौन सी चीज है, जो चीज आपको लगती है आपके अंदर है, आपने उसको सर्कल करना है। अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ स्कीमास। ठीक है, इसमें हम सेल्फ स्कीमास को ये एक्टिविटी एक्चुअल में सेल्फ स्कीमास को रिप्रेजेंट करने की एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, लेंथ ऑफ लाइंस। ठीक है, जो शो कर रही है हमारे सेल्फ, एक फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है,
एक डायग्राम जो ये शो की हुई है, ठीक है, ये एक फीमेल का सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसकी इम्पोर्टेंस के उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके हाईली वैल्यूड स्कीमाज हैं और कौन सी चीजें उसके लिए कम वैल्यूड हैं। तो वो हाईली स्कीमेटिक थी, रिलीजन के बारे में, अपनी डॉटर के बारे में, स्टूडेंट्स और क्रिएटिविटी और ऑनेस्टी के बारे में वो बहुत ज्यादा जो है वो स्कीमेटिक थी। और बाकी चीजों के बारे में वो इतनी स्कीमेटिक नहीं है, उन पर वो जो है वो उन्हें वो छोड़ सकती है, ठीक है, वो उसके लिए इतने स्कीमेटिक नहीं है, ठीक है। हाईली स्कीमेटिक वो इन चंद चीजों के बारे में है जो उसने अपने सेल्फ के पास पास रखी है, ठीक ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर स्कीमा। दिस इज दिस सेल्फ लेबलिंग, यानी कि जो हमारी सेल्फ लेबलिंग होती है उसे हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम हमारी सेल्फ लेबलिंग क्या है, हम कैसे दिखते हैं, ठीक है, हम अपने आप को कैसा सोचते हैं, तो वो हमारी जेंडर आइडेंटिटी होती है। हम यानी कि हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ एज अ मेल और अ फीमेल, या हमारे इंटरनलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इनटू वंस सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है एज एज अ मेल और फीमेल, और हमारे इंटरनलाइजेशन फैक्ट्स क्या हैं हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। जानना कि आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय, ठीक है, ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी डेवलपिंग ऑफ सेल्फ थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू बंद्यूरा एंड बसी, ठीक है। जब जेंडर की आइडेंटिटी हो जाती है, फुली डिवेलप हो जाते हैं अराउंड द एज ऑफ 6 और 7, तो फिर कुछ चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू मोने एंड एनहेंटर। जब बच्चे जो है वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को डिवेलप कर लेते हैं, तो वो फिर अपनी उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही उसके उसके साथ कंसिस्टेंट जितने भी एक्ट्स होते हैं उन्हीं को परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंड्रा बेम 1981 में उसने कहा कि if a culture emphasizes distinctions between women and men, तो चिल्ड्रन जो ग्रोइंग अप चिल्ड्रंस हैं उस कल्चर में वो भी यही लर्न करते हैं, वो भी उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अपने बारे में और दूसरे लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, इवेंट्स के बारे में। उनकी जो जेंडर एसोसिएशन उन्होंने जो परसीव की थी, यानी कि एक बच्चा जिस कल्चर में रहता है उस कल्चर में वुमेन्स और मेंस में डिस्टिंक्शन पाई जाती है, तो वो जब बड़ा होगा, यानी कि जब उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, वो उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। वो जैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द बिहेव करता देखेगा वो वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वो एक जेंडर स्कीमा बना लेगा, ठीक है। वो एक ऐसे कल्चर में रह रहा है जिसमें वो वुमेन्स और मेंस में डिस्टिंक्शन देख रहा है, तो वो वैसा ही स्कीमा बना लेगा, वो वैसा ही जेंडर स्कीमा अपने अंदर डिवेलप कर लेगा, विच इज अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स परसीव्ड फीमेल और मेल क्वालिटीज। मतलब कि जेंडर स्कीमा क्या है, ये एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। वो इंफॉर्मेशन बेस किस चीज पर होती है कि हमने क्या चीजें, क्या फीमेल और मेल क्वालिटीज परसीव की थी, उन बेसिस पर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस होती है हमारे कॉग्निटिव, वो एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, कॉर्पोरेशन है, एम्पैथी है, एक्टिविटीज हैं जैसे कि स्किपिंग ऑफ रॉप है और कुकिंग है, इवन एनिमल्स जैसे कि कैट्स और बर्ड्स हैं, उन्हें परसीव किया जाता है कि उनमें फीमेल कॉनोटेशन होती है। फीमेल कॉनोटेशन होती है, यानी कि जितनी भी फीमेल से रिलेटेड चीजें हैं वो सब चीजें इनमें पाई जाती हैं। इनफैक्ट दैट ज्यादातर कल्चर्स में मैस्कुलाइन एक्टिविटीज जो हैं
मैस्कुलिन एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा वैल्यूड की जाती थी एज कंपेयर टू फेमिनिन एक्टिविटीज। और मैं लार्जली एक्सप्लेन कि क्यों जो मेन है वो स्कोर करते हैं वुमेन से ज्यादा ऑन स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ ग्लोबल सेल्फ इस्टीम पर, क्यों जो है वो मेंस जो है वो ज्यादा स्कोर करते हैं एज कंपेयर टू वुमेन्स। तो ये भी एक्सप्लेन किया गया था क्योंकि इन कल्चर्स में जो है वो मैस्कुलिन एक्टिविटीज को ज्यादा वैल्यू किया जाता था एज कंपेयर टू फेमिनिन एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद कल्चर शेप्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। कल्चर जो है वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर को शेप करता है। इस चैप्टर के बिगिनिंग में I asked you to contemplate who you are by describing yourself 20 times. ठीक है, आप अपने आप को देखें, ठीक है, और आप अपने आप को डिस्क्राइब करें 20 टाइम्स। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट मैनफोर्ड कोहन ने और थॉमस मैकपार्टलन ने ये 20 स्टेटमेंट टेस्ट डिवाइस किया था इन 1954, जिससे वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को मेजर करते थे। ये कॉमन टेक्निक थी जिसको यूज करके एनालाइज किया जाता था 1ST रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, 1ST रिस्पॉन्सेज एक कोड था, हर रिस्पॉन्स को दिया गया था इनटू वन ऑफ 4 कैटेगरीज। ठीक है, रिस्पॉन्स जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शन आती थी कि आपकी फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या है, कि आइडेंटिटी सेल्फ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वालिटीज। फिजिकल क्वालिटीज में आपकी सेल्फ की आइडेंटिटी क्या है सोशल इंटरेक्शन में, कि आई एम अ मेल और आई एम अ बॉर्निटी और आई एम ओवरवेट, किस तरह आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शन एक रिस्पॉन्स था। सेकेंड रिस्पॉन्स था सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन, के आइडेंटिटी सेल्फ इन टर्म्स ऑफ सोशल रोल्स। ठीक है, पहले हमने इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वालिटीज देखा, अब हम देख रहे हैं आइडेंटिटी सेल्फ इन टर्म्स ऑफ सोशल रोल्स के इंस्टीट्यूशन मेंबरशिप्स और अदर सोशली डिफाइंड स्टेटसेस, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉटर, आई एम अ ज्यू। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे हम एट्रीब्यूटिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन देते थे कि आइडेंटिटी सेल्फ इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ ट्रेट्स, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम असर्टिव, आई एम टायर्ड, इस तरह के रिस्पॉन्सेज। ठीक है, और ग्लोबल सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, इसमें आइडेंटिटी सेल्फ यानी कि ग्लोबल सेल्फ क्या है आपका, ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट। डिस्क्रिप्शन आइडेंटिटी सेल्फ सो कॉम्प्रिहेंसिवली और वेगली दैट इट डज नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर पर्सन, क्या आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ लाइफ, आई एम मी। ठीक है, इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, क्योंकि ये ग्लोबल सेल्फ में एक ऐसी आइडेंटिटी सेल्फ आ जाती है कि हम जब सेल्फ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो ये एक इतना वेग और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट हो जाता है कि ये पर्सन्स एक दूसरे से डिफरेंट ही नहीं करते इस रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो TST जो रिस्पॉन्सेज थे उसमें हर 4 कैटेगरीज दी गई, और जो कैटेगरीज थी वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली आई, उनको जो है वो उन्होंने इकट्ठा किया और देखा कि किस तरह जो कल्चर है वो स्ट्रक्चर करता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को।